हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रेया और आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नई विश्व व्यवस्था क्या है? सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने एक विश्व व्यवस्था की स्थापना का ऐलान किया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके तथा विश्व के सभी राष्ट्र स्वतंत्रता और न्याय को बनाए रखने में अपने दायित्वों का निर्वहन करें। सेकेंड क्वेश्चन है, अमेरिका के हाथों शांति का क्या अभिप्राय है? तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद जिस प्रकार विश्व मंच पर अमेरिकी प्रभुत्व स्थापित हो गया, उसे देखकर यह कहा जाने लगा कि अमेरिका ही एक ऐसा राज्य है जो सारी दुनिया में शांति स्थापित कर सकता है। यही उसके एकमात्र प्रभुत्व का परिचायक है। जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों था तो शक्ति संतुलन की स्थिति हमारे पूरे विश्व में बनी हुई थी, किंतु जब सोवियत संघ विघटित हो गया तो अमेरिका एकमात्र ऐसा राष्ट्र था जो पूर्ण रूप से पूरे विश्व पे अपना प्रभुत्व कायम करने में सफल हो पाया। सैन्य संगठन बनाने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो सैन्य संगठन बनाने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनमें से कुछ हैं कि बड़ी शक्तियां सैन्य गठबंधन करके अपने वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करती हैं। मतलब कि जो बड़े राष्ट्र हैं वो सैन्य गठबंधन करेंगे, जिसके वजह से विश्व में उनका प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा। और सैन्य गठबंधन के माध्यम से बड़ी शक्तियां छोटे राष्ट्रों को प्राकृतिक संसाधनों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करती हैं। तीसरा है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भी सैन्य गठबंधन बनाए जाते हैं। मतलब कि दो राष्ट्र हैं, दोनों को अगर लगता है कि हमारे राष्ट्र को किसी राष्ट्र से खतरा है तो वो दो राष्ट्र सैन्य गठबंधन बनाते हैं, जिसके कारण उनकी सैन्य शक्ति मजबूत होती है तो वो उस राष्ट्र से लड़ने के लिए सक्षम हो पाते हैं। और चौथा है, विरोधी देश अपनी सैन्य शक्ति को संतुलित करने के लिए सैन्य गठबंधन बनाते हैं। पहले वाले में बोले थे, जैसा कि अभी थर्ड में बताए थे, सेम वैसा ही है। विरोधी देश अपने सैन्य शक्ति को संतुलित करते हैं सैन्य गठबंधन बना के, इसलिए सैन्य गठबंधन बनाते हैं। अब है कुछ संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, तो ये आप लोग देख लीजिए कौन कौन से महासचिव संयुक्त राष्ट्र में कब बने थे और वो कहाँ के रहने वाले थे। और इसमें कुछ दो नोट पॉइंट है कि यूथान पहले एशिया के महासचिव थे। उसके बाद वो 30 नवंबर 1961 से 31 दिसंबर 1971 तक फिर से बर्मा यानी म्यांमार के मतलब कि फिर से महासचिव बने संयुक्त राष्ट्र के, जो बर्मा के निवासी थे। और एक और है नोट पॉइंट, कोफी ए अन्नान गुटनिरपेक्ष के 102 सदस्यों के कारण महासचिव बने थे। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 क्या है? ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो में एक सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 170 देशों के प्रतिनिधियों वाला यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को लेकर अत्यंत व्यापक था। इसी सम्मेलन में 21वीं शताब्दी के लिए एक एजेंडा तय किया गया, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडे में यह कहा गया कि सभी राज्य प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण प्रदूषण को रोकें तथा पोषणीय विकास का मार्ग अपनाएं। एजेंडा का कुछ मुख्य बिंदु था कि पर्यावरण एवं विकास के बीच संबंध के मुद्दों को समझा जाए। दूसरा है, ऊर्जा का अधिक कुशल तरीके से इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा है, कृषकों को पर्यावरण संबंधी जानकारी दी जाए। वो जो खेतों में खेती करने के बाद
जो पुआल जलाते हैं लोग, तो वो पुआल जलाने से हमारा पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित होता है। तो इसके बारे में कृषकों को जानकारी दी जाए और प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी जुर्माना डाला जाए, जिसकी वजह से वो प्रदूषण ना फैलाएं और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। और राष्ट्रीय योजनाएं बनाई और लागू की जाए, यानी कि हर राष्ट्र अपने अपने राष्ट्र में कुछ योजनाएं बनाएं और उसको लागू करें, जिसकी वजह से पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। अब है कि द्रविड़ आंदोलन क्या है। तो दक्षिण भारत का द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर था। ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और यह एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था। इस आंदोलन ने कभी भी सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अख्तियार नहीं किया। इस आंदोलन ने कभी भी किसी भी हथियार का यूज़ नहीं किया। अहिंसात्मक तरीके से यह आंदोलन लड़ा गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात एक और है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि देश में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम आम चुनाव तो 1952 में हुआ था, लेकिन इसके बाद का दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ था। 1962 के लोकसभा चुनाव में कुछ दल थे, तो उन विभिन्न दलों की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तो उस टाइम में सबसे प्रभावी कोई दल था तो वो था कांग्रेस पार्टी। तो पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके पास 361 सीटें थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 29, निर्दलीय के पास 20 थी, स्वतंत्र पार्टी के पास 18, भारतीय जनसंघ के पास 14, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के पास 12, डीएमके के पास 7, सोशलिस्ट पार्टी के पास 6 और अन्य के पास 27 थे। तो कुल मिलाकर 494 सीटें थीं। थैंक यू।